अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नेम लाइबा अब्दुल रशीद है और मैं BHND कर रही हूँ सेकंड सेमेस्टर में। और मेरी जो डिग्री है वो GC यूनिवर्सिटी की तरफ से है, फैसलाबाद से। और मैं मेंबर हूँ DLA मेडिकल टीम की। ठीक है, अभी ये होगा मेरा इंट्रो, दैन हम लोग आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। मेरा जो आज का टॉपिक है वह है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। अच्छा जी, हम लोग इसको डिस्क्राइब करने से पहले इसके कुछ कंटेंट्स हैं वो देख लेते हैं। इसका जो पहला कंटेंट्स है वो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड है स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम। पहला ये है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। फिर ये कि हम लोग सेकंड वो है कि हम लोग अपनी प्रेगनेंसी को कैसे आउटकम कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है एम्ब्रोनिक एंड फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रोनिक जो हम लोग ना जो जब प्रेगनेंसी को दौरान ही जब पहले 3 मंथ होते हैं ना, हम लोग उसको कहते हैं फीटस बच्चे को। और जब बाद में उसके आगे हम लोग उसको कहते हैं डिलीवरी से पहले 3rd मंथ में वो होता है एम्ब्रियो। फिर उसके बाद उसको कहते हैं फीटस। जब उसकी डिलीवरी हो जाता है फिर वो बेबी उसको कहते हैं। ठीक है, इसका एम्ब्रोनिक और इसकी फीटल दोनों की स्टेज में इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम लोग। और फोर्थ आ जाता है प्रेगनेंसी वेट गेन। प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है उसको हम लोग ना क्लासीफाई करेंगे, बताएंगे कि क्यों प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है और क्यों यूज़फुल होता है कि हार्मफुल है, ये हम लोग देखेंगे। और ये है जो 5th है वो है न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी को आउटकम करना थ्रू न्यूट्रिशन के ज़रिए। 6 आ गया कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन सी प्रॉब्लम कॉमन है जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। और 7 आ जाता है न्यूट्रिशन नीड्स और उसकी डाइटरी गाइडलाइंस क्या क्या हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहला कंटेंट्स देख लेते हैं न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशन मैंने बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से न्यूट्रिशंस हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस ज़रूरी होते हैं किसके लिए, हेल्थ के लिए, फीटस की हेल्थ के लिए और दैन उसकी मदर के लिए। अब ये देखें, अगर न्यूट्रिशंस हम लोग बेटर इनटेक करेंगे ना तो उसके साथ क्या क्या होगा, हमारी जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसकी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक होगी। और बल्कि ग्रोथ तो नहीं होगी उसकी, उसके लिए ज़रूरी होते हैं। और डेवलपिंग जो बेबी है, जो उसने बेबी को डेवलप करना है, उसके लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशंस का होना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको एडिशनल एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि उसने अपने आप को भी सपोर्ट करना होता है, अपनी हेल्थ को, और दैन उसने एक न्यू बेबी को भी ना डेवलप करना होता है। फिर इसलिए उसको एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है और न्यूट्रिएंट्स एज़ कम्पेयर टू एक वो वूमेन जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी इतनी डाइटरी इंटेक नहीं होनी चाहिए जो प्रेग्नेंट वूमेन नहीं है। जबकि एक प्रेग्नेंट वूमेन को ज़्यादा डाइटरी इंटेक, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो खुद को भी मेंटेन कर सके और अपने बेबी को भी। ठीक है, अब आगे जाते हैं बैलेंस डाइट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट ग्रुप। बैलेंस डाइट क्या होती है कि हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स कुछ भी चीज़ है, बैलेंस का यही मतलब होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा ओवर अमाउंट में हो ना बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हो, बल्कि एक बैलेंस लेवल होना चाहिए। और इसमें फूड ग्रुप्स अगर देख लें तो उसमें क्या आ जाते हैं, मीट आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल आ जाते हैं, सीरियल्स आ जाते हैं, ग्रेन्स आ जाते हैं, मिल्क आ जाता है, एग आ जाता है, मीट, ऐसे सब कुछ फ्रूट ग्रुप्स हैं तो उनको भी मेंटेन करना चाहिए। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोटीन्स एसेंशियल है ग्रोथ के लिए, और उसके बाद बेबी के जो टिश्यूज़ और उनकी ऑर्गन की डेवलपमेंट में ना ये यूज़फुल है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत मदर को भी और साथ साथ उसके फीटस को भी। और फैट्स बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन ये नहीं कि फैट यूज़फुल है तो हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते जाएँ। नो, अगर हम लोग ज़्यादा इसका इंटेक करेंगे तो वो हम पे साइड इफ़ेक्ट, हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट करेगी। कैसे साइड इफ़ेक्ट करेगी? वो हमारा वेट को गेन कर देगी और जो हमारा लीवर है वो फैटी हो जाएगा। और आपको पता है जब लीवर फैटी हो जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो अगर हम जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, हम लोग जबकि प्रेगनेंसी को देख रहे हैं तो उसमें फ़ैट यूज़फुल है, किसके लिए यूज़फुल है और नेसेसरी है, फीटस की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फ़ैट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसका हम लोग देख लेते हैं। 4th पॉइंट है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हैं वो प्रेगनेंसी के अहम न्यूट्रिएंट्स और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें कुछ नेम मेंशन वो हम लोग देख लेते हैं। फोलिक एसिड,
आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। जो फोलिक एसिड है ना वो हमारे न्यूट्रल ट्यूब को डिफेक्ट होने से बचाता है। आज कुछ डाइट के थ्रू हमें फोलिक एसिड मिल जाते हैं। अब जैसे कि अब हमें डाइट के थ्रू नहीं ना मिल रहे, तो इसकी कुछ मेडिसिन भी होते हैं, सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो हम लोग वो इनटेक करते हैं, तो हमारे न्यूट्रल ट्यूब को डिफेक्ट होने से बचा देता है। फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, इसलिए इनका इनटेक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आयरन। आयरन क्या करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं इंक्रीज़ ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं एनीमिया को। ये बच्चे की बात, फीटस की बात हो रही है कि फीटस में आयरन का इंटेक बहुत, फीटस में ना फीटस के लिए आयरन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि वो उसका जो ब्लड वॉल्यूम है उसको भी इंक्रीज़ कर रहा है और उसको प्रिवेंट कर रहा है एनीमिया से। कैल्शियम क्या कर रहा है, उसकी जो बोन्स वगैरह की डेवलपमेंट वगैरह में उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद आ जाता है जो प्रेग्नेंट वूमेन है ना, उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट का इंटेक करे, वेजिटेबल का इंटेक करे, लीन प्रोटीन जिसमें मीट आ जाता है, मिल्क प्रोटीन, ऐसे कि ये ज़्यादा प्रोटीन्स लेनी चाहिए, और होल ग्रेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। और अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड फूड। जो चीज़ प्रोसेस होके मिले ना उसका इंटेक बहुत कम कर देना चाहिए। एक्सेस शुगर, लाइक शुगर का ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग शुगर का इंटेक करेंगे, एक तो वो जो प्रेग्नेंट वूमेन लाइक मदर को भी शुगर का कर सकती है, और दैन उसके साथ साथ उसके बेबी को भी इफ़ेक्ट करेगा। जो एक प्रेग्नेंट वूमेन प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ भी खाती है ना, वो उस पर तो इफ़ेक्ट करनी होती है, साथ साथ उसके फीटस को भी करती है। ऐसी जो एक वो वुमन जो अपने बेबी को फीड करवाती है, तो जो कुछ वो इनटेक करती है ड्यूरिंग फीडिंग के दौरान, तो अगर वो फीडिंग के दौरान, तो वो उसके साथ साथ जो वो करती है खुद पे खाती है, जो उसके साथ अफेक्ट होने के साथ साथ उसके बेबी ना होता है। लैक्टेटिव वुमेन जो है ना, वो खुद अगर कुछ इनटेक करे तो उस पर तो अफेक्ट होना ही होना है, तो साथ उसके बेबी पे भी अफेक्ट होता है। इसलिए हमें एक्सेस शुगर भी नहीं इंटेक करना चाहिए, और हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि हो गया अल्कोहल ज़रूरी नहीं कि वो जो हम लोग है अल्कोहल ज़रूरी नहीं जो पीने वाली होती है, अल्कोहल में मेडिसिन भी आ जाती है। लाइक मेडिसिन का ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए कि कुछ अभी हल्की जो प्रॉब्लम हो, लाइक जी मेडिसिन खा रहे हैं, नो, मेडिसिन का ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ जी, अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करें या कुछ ऐसी रीज़न हो कि जिसमें मेडिसिन खानी ज़रूरी है तब खाएँ, अदरवाइज़ मेडिसिन का ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। और कैफ़ीन ये सभी ना ज़रा अवॉइड करना चाहिए। आगे आ जाता है सेकंड स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम। लाइक हम अपनी प्रेगनेंसी को कैसे आउटकम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी ऑफ जब हम लोग प्रेगनेंसी आउटकम करते हैं उस पर जो ज़्यादा अगर देखी जाए ना, वो होती है जो चीज़ देखने वो वुमन की हेल्थ होती है बिफोर, पहले, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान वुमन की हेल्थ कैसी है। अगर लाइक वो अच्छा न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रही है ना और अवॉइड कर रही है हार्मफुल सब्सटेंस से, तो वो क्या करेगी, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे उसकी प्रेगनेंसी के दौरान। लाइक ये क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट कैसे होगा कि उसकी फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी होगी, कि उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चलेगी, और उसकी जो बेबी है ना, फीटस, उसकी बर्थ जो है ना, बर्थ वेट वो भी बिल्कुल नॉर्मल होगा। लाइक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर उसका डाइटरी इनटेक भी बेस्ट है और वो अवॉइड कर रही है हार्मफुल सब्सटेंस से, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है और वो पुअर न्यूट्रिशन ले रही है, उसको क्रोनिक डिसीज इलनेस है, लाइक हार्ट डिसीज हो गया, क्रोनिक जो भी बीमारी होती है ना, अगर उसको वो है और वह सब्सटेंस भी पुअर अवॉइड नहीं कर रही हार्मफुल सब्सटेंस थे, तो वो उस पर नेगेटिव आउटकम, लाइक उस पर नेगेटिव इफेक्ट करेगा, जिससे उसे क्या होगा, उसका मिसकैरेज हो जाएगा, उसकी जो बर्थ वेट है वो भी लो हो जाएगा, और इस तरह उसको ना डिसेबिलिटीज़ लाइक उसको फेस करनी पड़ेगी। थर्ड आ जाता है एम्ब्रियोनिक एंड फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसमें क्या होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, तो उसमें जो होता है वो होता है जी एम्ब्रियो, देन उसके बाद फीटस में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक एंड फीटल ग्रोथ डेवलपमेंट हैपन इन स्टेज। इसकी 3 स्टेजेस है। फर्स्ट है जो पहली है वो है फर्स्ट ट्रिमस्टर, वो है 0 से मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट से लेकर 12 वीक तक वो होती है, फर्स्ट ट्रिमस्टर होती है। देन सेकंड आ जाता है, उसमें क्या होता है 13 से लेकर 26 वीक इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सेकंड में, और थर्ड में आ जाता है 27 से 40 वीक्स तक, ये हो जाती है इसकी स्टेजेस। आगे हम लोग इसकी पहले स्टेज में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो ना उसकी ज़्यादा से क्या उसकी डेवलपमेंट होती है फर्स्ट स्टेज में, कि उसके वाइटल ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं, लाइक उसका हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। और उसकी जो न्यूट्रल ट्यूब है ना, वो तो फर्स्ट में मतलब फर्स्ट स्टेज में ना वो तो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है।
जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फर्स्ट स्टेजेस में, ठीक है। देन सेकंड आ जाता है, उसमें क्या होता है, फीटस की ग्रोथ है ना वो बहुत स्टार्ट हो जाती है बहुत रैपिडली। इसमें क्या होता है कि बेबी का जो स्केलेटन है ना वो बनना स्टार्ट हो जाता है और वो मूव करना स्टार्ट कर देता है इनसाइड द वॉर्म, लाइक जिसमें प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही हो ना। प्रेगनेंसी का मतलब जैसे आपको पता है कि उनका एक अलग सा अल्लाह ताला ने पोर्शन बनाया कि वहीं पर उनकी प्रेगनेंट फीटस की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो एक अलग सा पोर्शन होता है और वो वॉर्म होता है जिसमें उसी के अंदर वो मूव करेगा और उसमें उसका स्केलेटन डेवलप होगा। और जब इसका सेकंड आ जाता है ना, मतलब जब हमारा सेकंड स्टेज ख़त्म होने वाली होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें क्या करता है, बेबी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, लाइक वो साउंड को भी फील करना स्टार्ट कर देता है और लाइट जब होती है ना उसमें भी वो ना अपना रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। जब लास्ट लाइक थर्ड एज आती है प्रेगनेंसी की, जब थर्ड स्टेज आ जाती है ना, इसमें क्या होता है कि बेबी जो है ना वो अपना वेट ना काफ़ी हद तक गेन कर चुका होता है, गेन भी करता है और साथ साथ इसमें ना डेवलपमेंट स्टार्ट ही रहती है वाइटल ऑर्गन की, जिसमें क्या है ब्रेन और लंग की डेवलपमेंट भी होती है। इसमें थर्ड स्टेज में आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसलिए हमें लास्ट वाली स्टेज में आयरन और कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। आगे आ गया प्रेगनेंसी वेट गेन। अब वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेरी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल प्री प्रेगनेंसी वेट एंड ओवरऑल हेल्थ। अब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है ना वो किस किस पे डिपेंड होता है कि जो वुमेन है प्रेगनेंसी से पहले उसका वेट कितना, लाइक एक वुमेन अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपनी प्रेगनेंसी से पहले उसका ज़्यादा वेट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसके लिए, और एक वो वुमेन है जो प्रेगनेंसी से पहले ही बहुत ज़्यादा उसका वेट गेन है, उसके प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होगा और उसकी ओवरऑल हेल्थ भी इसमें इंक्लूड होती है। अब हम लोग कुछ गाइडलाइन सजेस्ट हैं कि इतना अगर ये वाली वुमेन होगी तो इसका इतना वेट गेन होगा, अगर ये वाली वुमेन तो उसका कितना वेट गेन होगा। इसमें सबसे पहला है कि अंडर वेट वुमेन, लाइक एक वो वुमेन है जिसका वेट अंडर है, लाइक वेट ज़्यादा भी नहीं है ना नॉर्मल और वो अंडर वेट है, उसका अगर प्रेगनेंसी हो तो वो वेट गेन करती है 28 से 40 पाउंड्स, ठीक हो गया। और एक नॉर्मल वुमेन वेट वाली वुमेन है जिसका वेट जो ना ज़्यादा बहुत कम है और ना बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका वो वेट गेन करेगी 25 से 35 पाउंड्स। ओवर वेट जिसका वेट ओवर है वो वुमेन गेन करेगी वेट 15 से 25 पाउंड्स। और एक जो ओबेस वुमेन है वो वेट गेन करेगी 11 से 20 पाउंड्स, ठीक है। जो वेट गेन है वो सपोर्ट करता है फीटल ग्रोथ को और रेड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज प्री टर्म बर्थ और लो बर्थ वे। अब वेट गेन क्यों ज़रूरी होता है, ताकि जो बेबी है ना वो अपनी फीटस है वो अपनी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट बेहतर तौर पे हो सके। वेट, और अगर अब मेरी बात सुने, अगर वेट गेन हो ना तो फिर उसकी ग्रोथ कैसी होगी ना उसकी डेवलपमेंट होगी, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, इसलिए वेट गेन होता है ताकि उसकी ग्रोथ और हो सके और कोई ऐसी चीज़, और ये बेबी को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी चीज़ उस पर ना डायरेक्ट, मतलब जब उसका वेट ही नहीं गेन होगा तो इस तरह ना रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो बेबी को बचा जाता है, उसका वेट के जो है ना वो भी इसके साथ वेट कम नहीं होता और ना उसकी हाइट इसके साथ ना कम होगी, अगर इसका वेट गेन बिल्कुल जितनी अमाउंट बताई गई ना अगर वैसी हो। और जिनका अगर वेट ही नहीं गेन होगा तो इसका मतलब उनको या तो मिसकैरेज हो जाएगा और ना उनके बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक तौर पे हो सकेगी। 5 आ जाता है न्यूट्रिशन एंड आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी का आउटकम करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। जो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन है ना वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेगनेंसी का आउटकम करने में। माल न्यूट्रिशन कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन। अगर ग़िज़ाइयत की हमें कमी होगी या लाइक न्यूट्रिशन की कमी होगी तो उससे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहले आ जाता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ क्या है कि अगर हम लोग शुगर का इंटेक, डायबिटीज़ होती क्या जिसमें हमारा शुगर लेवल ना, जिसमें हम लोग शुगर का इंटेक या तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या तो कम कर रहे हैं, ठीक है, जिस शुगर को ही डायबिटीज़ कहते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ इसमें क्या होगा, एक्सेस शुगर इंटेक, लाइक शुगर का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और इम्प्रॉपर डाइट उसकी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिसे हम लोगों ने बताया हुआ कि उनकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और फूड ग्रुप इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो उसकी इम्प्रॉपर डाइट है, लाइक कुछ भी वो
ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं ना ले रही, तो वो उसका इंक्रीज तो वो रिस्क ज़्यादा कर देगा गेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, दैन सेकंड आ जाता है अनीमिया। अनीमिया क्या हम लोगों ने बताया था, आयरन क्या करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहा है बेबी के फीटस के सॉरी, और वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर अनीमिया। अगर हम लोग अपना आयरन के इंटेक ही कम करेंगे तो वो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज़ होगा, तो हम लोग प्रिवेंट रहेंगे अनीमिया से। नो, फिर क्या होगा, अनीमिया जैसी हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। और ये क्या करते हैं, लीडिंग टू फटीक एंड अदर कम्प्लिकेशन, इसकी वजह से हमें फटीक हो सकती है और अदर कम्प्लिकेशन। बर्थ डिफेक्ट का भी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक न्यूट्रिएंट्स की कमी होनी। किस न्यूट्रिएंट्स की, फोलिक एसिड की कमी होना। अगर हमारी डाइट में फोलिक एसिड की कमी है ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो क्या करेगी, हमारा रिस्क न्यूट्रिएंट की डिफेक्ट करने के रिस्क को ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और आ जाता है लो बर्थ वेट क्या, अगर हमारी जो कैलोरीज है, लाइक हम लोग अपनी कैलोरीज का इंटेक बहुत कम करें ना, तो हमारा क्या करेगा, बर्थ वेट को लो कर देगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट डिलेज। जो उसकी बेबी की डेवलपमेंट होना है ना, तो वो उसके फैक्टर को ज़्यादा कर देगा कि उसकी डेवलपमेंट है ना वो डिले हो जाए। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन ज़रूर ऑन द अदर हैंड, गुड न्यूट्रिशन इंश्योर हेल्दी फीटल डेवलपमेंट, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ एंड सपोर्ट हेल्दी प्रेगनेंसी। प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक करने चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। क्यों करने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तो फीटल की डेवलपमेंट और उसकी हेल्थ को फीटल्स की हेल्थ को ना डेवलप करते हैं और उसके मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, और देन क्या करते हैं, प्रेगनेंसी जो आउटकम है ना उसको सपोर्ट करते हैं, ताकि उसकी प्रेगनेंसी में कोई रुकावट ना आए और वो बिल्कुल मैनेज ना सही तौर पर चल सके। आगे 6 आ जाता है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लाइक प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है जो ना फीमेल को से प्रेग्नेंट वुमेन को ना फेस करनी पड़ती है। सेवरल कॉमन हेल्थ इश्यूज कैन अरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉमन हेल्थ इशू है जो अरेज हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, ऑफन ड्यू टू क्यों होते हैं, हार्मोनल चेंज। आपको पता है जब हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, जब हम लोगों ने एक डेवलपमेंट करनी है बेबी, तो उसमें हमारा क्या कुछ चेंजेस आएंगी ना। इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, हमारा हार्मोन चेंज होंगे, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और इसके साथ हमारे अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी इनमें इन्वॉल्व है। आपको पता है एक आम जो औरत है, ठीक है, एक आम वोमेन लगा लें, ठीक है, उसके जो बॉडी के फंक्शन, उसका जो काम करना है, उसका जो मतलब बॉडी का जो काम है वो एक उसका अलग है, और एक प्रेग्नेंट वुमेन उसका हर हाथ से डिफरेंट होगा। क्यों, उसने एक बेबी को डेवलप करना चाहिए, जबकि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन ने तो सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करना और अपने आप को ग्रोथ करना होता है ना। तो इसलिए इसमें जब एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, तो उसमें हार्मोन्स की चेंज आती है और उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ हो, क्योंकि उसने उस प्रेग्नेंट वुमेन को भी सपोर्ट करना होता है और साथ साथ उसके फीटस को भी सपोर्ट करना होता है और उसकी फिजियोलॉजी का लाइक एक वो वुमेन है जो प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है, वो हर काम करिए और अच्छे तरीके से करिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो काम कर रही होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के उसके ज़रा काम करने की स्टाइल्स और उसका हर चीज़ डिफरेंट होगा। ठीक है, और इसमें कुछ जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है वो मेंशन की हुई हम लोग वो देख लेते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, लाइक जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना, तो प्रेग्नेंट वुमेंस को क्या होता है, नोजिया लाइक दिल मतली होता है और उनको क्या होता है वॉमिटिंग, ये फर्स्ट स्टेज में होता है। और इसमें क्या होता है, जब आपको पता है आम रूटीन में भी जब हमें वॉमिटिंग या दिल मतली, हमारा दिल नहीं करता कुछ खाने को, कुछ इनटेक करने को, तो जब जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन के साथ सिचुएशन होगी तो फिर वो क्या होगी, एक तो उसकी अफेक्ट करेगी भूख को एंड न्यूट्रिएंट इनटेक, और उसके न्यूट्रिएंट्स को जो इसने इनटेक करना, उन दोनों चीज़ों पर ये अफेक्ट करेगी। थैंक यू। सेकंड जो आ जाता है वो है गैस्टेशनल डायबिटीज़, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी इसको बताया, नीचे भी। अब ये है अफेक्ट हाउ द बॉडी यूज शुगर, ये करती है हमारी बॉडी पे कि हमारी बॉडी कितनी शुगर इनटेक कर रही है जो हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है। रिक्वायर्ड डाइटरी चेंज टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल, हमें अपनी डाइटरी चेंज लाना चाहिए ताकि हम अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कर सकें। लाइक अगर हम लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इनटेक कर रहे हैं तो हमें शुगर बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो फिर हमें इन सबको चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। लाइक शुगर का इनटेक करें बट एक लिमिट में रह के, ये नहीं ना इसकी ओवर कंजप्शन करी जाए, अगर ओवर कंजप्शन करेंगे फिर तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल चेंज, अगर उसमें हार्मोन चेंज आ जाए, और आयरन सप्लीमेंट्स, और जब हम लोग, आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंज भी होते हैं और आयरन सप्लीमेंट्स तो हम लोग लेते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट वुमेन जो है ना वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी, ताकि वो प्रेग्नेंट वुमेन अपने आप को भी सपोर्ट कर सके और अपने बेबी की
फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी उसको ना ज़रूरी होता है, तभी आयरन सप्लीमेंट क्या ये जब दोनों चीज़ें आपस में हार्मोनल चेंज और आयरन सप्लीमेंट क्या करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन लाइक उसको मोटापा का कॉज करते हैं। प्री क्लैम्पसिया, इसमें क्या होता है हमारा जो इसमें जो प्रेग्नेंट वुमन का ना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और पोटेंशियल डैमेज टू अदर ऑर्गन। जब ब्लड प्रेशर आपको पता है तेज़ हो जाता है, फिर वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी ऑर्गन पर ज़रूर अफेक्ट करता है, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा चेंज हो जाए फिर वो क्या कर देता है, ऑर्गन को डैमेज करता है। इफ़ कैन बी डेंजरस इफ़ नॉन मैनेज। अगर मेरी बात सुने ब्लड प्रेशर हो जाती है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वुमन को होती हैं। अब ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम तो हमें पता होनी। अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये तो अब होनी है तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, नो, ये रॉन्ग है। हमें चाहिए कि हम लोग अपनी प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करें और साथ साथ हम लोगों का इस तरह की प्रॉब्लम है ना, इसको मैनेज करें, इसका ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि ये ज़्यादा ये ना हो कि जब हमारी डिलीवरी हो जाए तो ये हमारे साथ चलती रहे। नो, अगर हम लोग इसका साथ साथ ट्रीटमेंट करते रहेंगे, उसको मैनेज रखेंगे। अब हमें पता है हाइपरटेंशन होनी है, जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ होना चाहिए, तो हम लोग ऐसी चीज़ से अवॉइड करें ना जो हमारे ब्लड प्रेशर को तेज़ ना करे, लाइक उसको इंक्रीज़ ना करे, ठीक है। अगर हम लोग मैनेज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगा ये, हम प्रेग्नेंट वुमन को तो करेंगे अफेक्ट, साथ साथ फीटस को भी। और इसी वजह से यही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रेग्नेंट जो बेबी के मिसकैरेज का बायस बनते हैं, उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, वो नहीं बिल्कुल ठीक तौर पे हो सकती, क्योंकि ये जब अफेक्ट है, ये जब चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो फिर कहाँ से ना फीटस के लिए बेस्ट रहती हैं ना प्रेग्नेंट वुमन के लिए। और ये सारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम थी जो प्रेगनेंसी के दौरान फेस करनी पड़ती है एक प्रेग्नेंट वुमन को। 7 आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स नीड एंड डाइटरी गाइडलाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूट्रिएंट्स की नीड कितनी होनी चाहिए और डाइटरी गाइडलाइंस क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिएंट्स नीड टू सपोर्ट बोथ द मदर। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट करते हैं मदर को भी और साथ साथ फीटस की ग्रोइंग में भी। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मेंशन है, वो देख लेते हैं। फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी। सबसे पहले देख लेते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड है ना वो 60 माइक्रो किलोग्राम डे होने चाहिए, एक डे में, पर डे रेकमेंड होने चाहिए। इतने ना, मतलब फोलिक एसिड हमारी रोज़ाना डाइट में इतने होने चाहिए 600 माइक्रोग्राम, जो कि हमारे प्रिवेंट करते हैं न्यूट्रल ट्यूब को डिफेक्ट करने में, ठीक है। आयरन 27 मिलीग्राम होने चाहिए हमारी डाइट में, जो कि हमारे सपोर्ट करते हैं इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में सपोर्ट करते हैं और हमें प्रिवेंट करते हैं अनीमिया से। कैल्शियम क्या है, 1000 मिलीग्राम होना चाहिए। फीटल बोन डेवलपमेंट, जो फीटल है ना उनकी बोन डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे के लिए कितने ज़रूरी होने चाहिए, 1000 मिलीग्राम। प्रोटीन कितने होने चाहिए, अबाउट 75 से 100 ग्राम डेज पर डे। ये बता रहे हैं कि हमारे मतलब एक दिन में क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट ज़रूरी है और कितनी इनके अमाउंट हमारी डाइट में होनी चाहिए। प्रोटीन की 75 से 100 ग्राम होना चाहिए। ये किसके लिए यूज़फुल है, क्यों हमें चाहिए होता है, ये क्या करते हैं हमारे फीटल के टिश्यू को और हमारे उसके फीटल्स के मसल्स को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होते हैं। विटामिन डी क्या होते हैं, विटामिन डी कितने होने चाहिए, 600 डे रेकमेंड होने चाहिए। ये क्या करते हैं, बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। डाइटरी गाइडलाइंस के हमें डाइटरी गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए प्रेगनेंसी की तरह। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील टू कम्बाट नोसिया एंड इंश्योर अ स्टडी इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए ताकि हमारे जो नोसिया उससे भी हम लोग बच सके, और साथ हमारा क्या है कि हम लोग थोड़ा सा भी इनटेक करते जाएंगे एटलीस्ट। अब देखें ना, प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने पढ़ा कि उनको नोज़िया और वॉमिटिंग होती है, ठीक है। अगर हम लोग ज़्यादा एक मतलब इनटेक कर लेंगे, कुछ ऐसी भी मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं, ये सोच के चलें अगर काफ़ी ज़्यादा निकल जाए तो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा ना। नो, इट्स रॉन्ग। आपको पता है कि दिल मतली होगा, वॉमिटिंग आएंगे, आप उतना सा इनटेक करें ना जितना आप बैलेंस कर सके, लाइक जितना आपकी बॉडी इसको ना स्टेबल या मैनेज कर सके। अगर ज़्यादा इनटेक करेंगे तो फिर तो वो वॉमिटिंग के ज़रिए सारा ही निकल जाएगा ना। तो थोड़ा सा चाय खाना चाहिए और फ्रीक्वेंट लेना चाहिए ताकि अपने नोज़िया से भी प्रिवेंट हो सके, और न्यूट्रिएंट्स है ना वो उसके भी आप लोगों के ना अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते रहें।
स्टे हाइड्रेटेड ड्रिंकिंग एट लीस्ट 8-10 ग्लास ऑफ वाटर डेली के 8 और या 10 ग्लास हमें डेली ना वाटर का इंटेक करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। ज़रूरी नहीं प्रेगनेंसी के दौरान, आम रूटीन में भी हमें अपने वाटर का इंटेक करना चाहिए। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसके बहुत ज़्यादा पर्पसेस हैं। अब जो क्योंकि मेरा टॉपिक न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो फिर मैं बस उतना ही बताऊँगी, ज़्यादा तो नहीं ना, इसका बाहर लिहाज से बताती जाऊँगी। आगे आ जाता है अवॉइड रॉ और अंडर कुक मीट। रॉ क्या होता है, रॉ और अंडर कुक मीट से हमें अवॉइड करना चाहिए। फ़िश विद हाई, और उस फिश से अवॉइड करना चाहिए जो हाई मर्करी लेवल उसमें हो। और एंड अनपॉस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट से जो कि हमें प्रिवेंट करती हैं फूडबॉर्न इलनेस से। ये कुछ बताया गया है अंडर कुक मीट, फ़िश और अनपॉस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट से, जो कि इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर हम लोग अवॉइड करेंगे तो ये फूड बोर्न इलनेस से हमें ना प्रिवेंट करते हैं। कैफ़ीन के इंटेक को लिमिट करना चाहिए, ज़्यादा 200 मिलीग्राम से ये एक दिन में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे लास्ट में इसका बताया हुआ है, हेयर इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेल्दी फूड ऑप्शन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन हाईलाइटिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड। इसमें जी कुछ हेल्दी फूड है जो हम लोगों ने ऊपर सारे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज़रूरी होते हैं। हाईलाइटिंग न्यूट्रिएंट्स रिच फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, होल ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट एंड हेल्दी फैट। ये सब कुछ जो भी मैंने नाम मेंशन किया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। These arguments reflect a balanced diet that supports maternal health and fetal development during pregnancy. ठीक है, अगर हम लोग अपना न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बेटर करेंगे, प्रॉपर करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी और साथ साथ उसके फीटस के लिए। अब ये मेरा होगी स्लाइड सारी कवर। अब मेरी बात सुने, अब कुछ भी ना होता है ना, अगर हम लोग आप ये भी कहें कि कुछ वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जिनका दिल करता होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना वो बाहर का खाना खाएँ। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कुछ खाने को दिल करे ना, कुछ ऐसी वुमेन होती हैं कि जिनको कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, अगर वो खा लें तो उनको वोमिटिंग हो जाती है, नोज़िया हो जाता है, अदर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर उनका दिल कर रहा है ना, कोई प्रेग्नेंट वुमेन को उनका दिल कर रहा है कि वो बाहर का कुछ खाएं, तो आपको जिस तरह एक वुमेन है उसका प्रेग्नेंट वुमेन है उसका दिल कर रहा है कि वो बाहर से कुछ ना चिकन के रिलेटेड कोई चीज़ खाए, तो खानी चाहिए। बट ये नहीं कि अब वो रोज़ाना दिल करे तो आप रोज़ाना उसको मंगा के दें। नो, आप उसका कुछ अल्टरनेट लाइक घर में आप चिकन की कुछ ऐसी चीज़ बना दें जो तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए न्यूट्रिशन जो हो, लाइक उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते जाएँ और साथ जो उसका दिल करा वो भी हो जाए पूरा। और ये नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग कुछ खाएं ना, जब किसी को वोमिटिंग हो रही है, नोज़िया हो रही है, तो उसका कुछ दिल नहीं कर रहा तो वो कुछ भी ना खाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए सब कुछ लेकिन एक लिमिट में रह के। बैलेंस इसमें न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये है कि इसमें हर चीज़ में आप देख रहे हैं बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहे हैं तो आपको पता है अगर हमारे बॉडी में इन सब चीज़ों की जो भी मैंने मेंशन की हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा इनका इंटेक कर लें वो भी हमारी बॉडी पे अफेक्ट करती हैं। अगर इनका बहुत कम इंटेक कर लो तो वो तो बहुत, अगर हमारा इंटेक कम होगा तो वो क्या करेगा, मिसकैरेज कर देगा, बट जो उसकी हो रही है ग्रोथ वो भी नहीं सही होगी। ठीक हो गया, ये था मेरा आज का टॉपिक, जो मैंने आज का आपके साथ था मेरा टॉपिक। इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या कोई बात नहीं ना समझ लगी रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।